नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, तो आज फिर मैं हाजिर हूं दिल्ली से छपने वाले अखबारों के इस बंडल के साथ। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, हर रोज आपको बताता हूं। कुछ विश्लेषण करता हूं, कुछ सुर्खियों की बात करता हूं, कुछ अपने मन की बात करता हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कई खबरें हैं आज, लेकिन सबसे अहम खबर है किसानों का देश भर में प्रदर्शन। किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान, किसानों की तरफ से मोदी सरकार के उन 3 कानूनों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। लेकिन यह सबसे बड़ी खबर टेलीविजन चैनलों पर न के बराबर दिखे तो हैरत में नहीं रहिएगा। कुछ जगह हो सकता है स्पीड न्यूज में दिखेगी यह खबर, कुछ जगह हो सकता है हेडलाइंस में दिखे, और बहुत जब हंगामा तोड़फोड़ ऐसी कुछ तस्वीरें आएगी तो छिटपुट बीच में खबर दिख सकती है। लेकिन यह खबर कम दिखेगी, सोशल मीडिया का सहारा आपको लेना होगा। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, उन खबरों पर आने से पहले, और किसान के विरोध, किसान की मांग, किसान के प्रदर्शन और सरकार की जिद, किसान की चिंता, किसान की आशंका और सरकार की जिद और सरकार का यह कहना सब चंगा है। किसान बेवजह विरोध कर रहे हैं, विपक्षी दल उन्हें भड़का रहे हैं, उसके बारे में। और तब तक कुछ तस्वीरें आएगी, वो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अगर कुछ तस्वीरें इस रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे मिलती हैं तो। लेकिन मैं किसान पर और बाकी खबरों पर बात करने से पहले दोस्तों, आज दैनिक भास्कर की एक खबर की तारीफ करूंगा और शुरू वहां से करता हूं। छोटी सी जानकारी, हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो, लेकिन ये जानिए जरूर। हुआ यूं, और इससे आपको पता चलेगा कि अखबार की भूमिका कई बार क्या होती है और उस भूमिका का असर कई बार क्या होता है। हुआ यूं, खबर मैं लगा रहा हूं स्क्रीन पर। हुआ यूं कि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बुधवार को इंदौर में एक कार्यक्रम में बिना मास्क लगाए शामिल हुए, और जब उनसे कहा गया कि मास्क क्यों नहीं लगाया तो उन्होंने कहा कि मैं मास्क नहीं लगाता, और उसके बाद ये भी कह दिया कि मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है इसलिए कभी मास्क नहीं लगाता। और नरोत्तम मिश्रा अपने बयान, अपनी अकड़, अपनी हनक के लिए जाने जाते हैं। उनके इस बयान को इस तरह से भास्कर ने खबर छापा, जिसमें नरोत्तम मिश्रा जब पोडियम पर भाषण दे रहे हैं, उनके चेहरे को वाइट कर दिया, कह सकते हैं चेहरा हटा दिया, सिर हटा दिया, और वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स लगाया, मैं मास्क नहीं लगाता। और उसके बाद नीचे जो लिखा दैनिक भास्कर ने, वो बहुत अहम है। दैनिक भास्कर ने लिखा, छोटी सी खबर है, तस्वीर अहम है, और उसके नीचे दैनिक भास्कर का वो कमेंट अहम है, जिसमें लिखा, प्रिय मंत्री जी, इंदौर में 21,248 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, 524 लोगों को हम खो चुके हैं, सैकड़ों डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ दिन रात पूरे समर्पण के साथ इलाज में हैं, मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है। ऐसे में हमारे शहर में आकर आपने यह गलत उदाहरण पेश किया है। दैनिक भास्कर इसके विरोध में आपका चेहरा हटा रहा है, उम्मीद है अगली बार मास्क में नजर आएंगे। ये होती है अखबार की भूमिका। और हुआ क्या, ये खबर, अखबार की ये कतरन वायरल हुई और नरोत्तम मिश्रा को न सिर्फ माफ़ी मांगनी पड़ी, हालांकि माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने, खेद जताया। उन्होंने न सिर्फ खेद जताया बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मास्क का पहनने की जो बात की गई और मास्क कितना ज़रूरी है, ये कहते हुए उन्होंने मास्क की अहमियत बताई। एक तरह से पीछे लौटे, बैक गियर में आए और करेक्शन किया। भास्कर ने आज फिर ये छापा है, 23 सितंबर को गृह मंत्री, मैं नहीं पहनता मास्क, 24 तारीख को गृह मंत्री, अब मैं स्वयं भी पहनूंगा मास्क। ये भास्कर ने ऐसे यहाँ पे छापा है। ये बॉक्स देख पा रहे हैं, दिल्ली में ऐसे छपा है, भोपाल में अलग ढंग से छपा है। कोशिश करूंगा अगर भोपाल में छपे भास्कर की वो कतरन मिलेगी तो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख पा रहे हैं शायद। तो अब देखिए, एक मंत्री जो ठसक के कहता कि मैं मास्क नहीं लगाता, उसको कितनी क्रिएटिविटी के साथ रचनात्मक ढंग से भास्कर ने छापा है, और उसके बाद उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है। ये होता है अखबार का असर, ये होती है भूमिका। अब आते हैं बाकी खबरों पर दोस्तों। जो सबसे बड़ी खबर है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, किसानों की, किसानों के प्रदर्शन, किसानों की मांग, सड़क पर, पटरी पर, गांव की सड़क पर
देहात में, शहर में, मंडी में, अलग अलग जगहों पर किसान आंदोलित थे। सबसे अधिक आंदोलन की तस्वीरें पंजाब और हरियाणा से। लेकिन दरअसल उस आंदोलन की वजह और अखबार ने कैसे छापा है, जैसे नवभारत टाइम्स की पहली हेडलाइन है उसी तरह से छापा है। आज भारत बंद के ट्रैक पर चल पड़े किसान, आप देख पा रहे हैं। अलग अलग अखबारों, दैनिक भास्कर में टॉप में बॉक्स है, लेकिन दैनिक भास्कर के लिए शर्लीन का दावा, आईपीएल की पार्टी में क्रिकेटर्स की पत्नियों को ड्रग लेते देखा, वही खबर जो चैनल पर चल रही है, उस खबर को भास्कर ने ज़्यादा अहमियत दी है। किसान की अहमियत कम है और पिछले पन्ने पर छापा है। ये मैं उम्मीद करता था कि भास्कर की लीड होनी चाहिए थी, लेकिन चलिए, भास्कर ने यहाँ छापा है। नवभारत टाइम्स की ये लीड है। उसी तरह से अमर उजाला ने छापा है, किसानों का देश भर में आंदोलन, आज पंजाब में पटरियों पर जमे। ये कल भी किसान ऐसे आंदोलित थे, उसी तस्वीर को अमर उजाला ने पहले पन्ने पर छापा है। और साथ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान है कि देश को गुमराह कर रही है कांग्रेस। नवोदय टाइम्स की भी यही हेडलाइन है, रेल लाइनों पर डटे किसान। ये अमृतसर में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान रेल ट्रैक पर लेटकर रोष जताते किसान। ऐसी तस्वीरें आज बहुत आएंगी, पूरे दिन आप ऐसी तस्वीरें देखेंगे। लेकिन सरकार की कान पर जूं नहीं रेंगने वाली। ये बहुत जिद वाली सरकार है, तय कर लिया तो तय कर लिया। और क्या दलील, क्या तर्क है सरकार की, वो हम आगे बताएंगे। और कैसे ये कानून बना, कैसे ये विधेयक पास हुआ राज्यसभा में, कैसे इतने बड़े विधेयक को ध्वनि मत से पास कर दिया गया, विरोध को नजरअंदाज करके। जबकि रूल बुक कहता है कि एक भी सदस्य अगर ध्वनि मत से असहमत होकर मत विभाजन की मांग करता है तो मत विभाजन करना चाहिए, ये रूल बुक कहता है। उपसभापति ने उन सब चीजों को दरकिनार किया, हरिवंश ने, और ध्वनि मत से पास हो गया। जबकि राज्यसभा में बहुमत बीजेपी और एनडीए का नहीं है। वो तमाशा देखा। यह अलग बात है कि विपक्ष के सदस्यों ने जो किया, 8 सदस्यों ने, वो भी गलत था। उनका शोर, उनका हंगामा, माइक तोड़ना, टेबल पर खड़े होना, वो सब गलत था। लेकिन वो हुआ कब? जब ध्वनि मत से विधेयक को पास करने की कोशिश हुई। जब सरकार ने, उपसभापति ने ऐसी कोशिश की, उसकी प्रतिक्रिया में हुई, वो भी गलत था। लेकिन दरअसल कानून तो बन गया, सरकार तो जीत गई। अब ये विरोध और सरकार क्या कह रही है, उससे पहले हेडलाइंस अखबारों की बता देता हूं। उसके बाद ज़्यादातर अखबारों की हेडलाइन ये है, पहले पन्ने पर हिंदुस्तान टाइम्स की यही हेडलाइन है, जो देश में विरोध है। और अलग अलग अखबारों की हेडलाइन है, कुछ अखबार की हेडलाइन थोड़ी अलग भी है। जागरण की अपने मतलब की स्टोरी दंगे की हेडलाइन है कि सारे प्रोफेसर्स और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सब दिल्ली में दंगा भड़का रहे थे, चार्जशीट का हिस्सा, नेता वकील थे दंगों की साजिश में शामिल। ये जागरण की हेडलाइन है। इनके लिए सबसे बड़ी खबर जागरण के लिए यही है। पहले पन्ने पर मुझे दैनिक जागरण में किसान की खबर यहाँ पे कम से कम नहीं दिख रही है, अंदर के पन्नों में देखकर मैं बताता हूँ। खैर, अब इस खबर पर विस्तार से आने से पहले दोस्तों, ये स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं, नरेंद्र मोदी की तरफ से वादा कि एमएसपी बहाल रहेगा। नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री की तरफ से वादा, एमएसपी बहाल रहेगा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की तरफ से वादा, एमएसपी पर गुमराह किया जा रहा है, एमएसपी बहाल रहेगा। ये सारी चीजें, सबके बयान ट्विटर पर, ये सब ट्विटर पर है। जो ट्विटर पर उन्होंने कहा वो बयान मेरे चारों तरफ हैं। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वैसे दर्जनों बीजेपी के मंत्री, ये सब ट्विटर पर कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर। किसान और विपक्ष की मांग है कि इस बात को आप कानून में क्यों नहीं डाला, आपने कानून में इस बात की गारंटी क्यों नहीं ली कि एमएसपी बरकरार रहेगा, जो सबसे बड़ी चिंता किसानों की है। उसका जवाब क्या है? नरेंद्र तोमर की तरफ से, सरकार की तरफ से जवाब है कि 50 साल से क्यों नहीं एमएसपी को कानून में डाला गया। एमएसपी प्रशासनिक फैसला है, एमएसपी कानून का हिस्सा नहीं है। उसका फिर जवाब काउंटर विपक्ष और किसान नेताओं की तरफ से है, 50 साल में ऐसा कानून तो बना नहीं। ये कानून तो पहली बार बना जिसमें आप कह रहे हैं कि बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, मंडियों की भूमिका खत्म होगी, बड़ा बाजार होगा, खुला बाजार होगा। यही तो वो कह रहे हैं। भंडारण असीमित हो सकता है, यही तो वो कह रहे हैं कि इसमें भूमिका अंबानी, अडानी, बड़े कारोबारियों की होगी। आप कह रहे हैं, सरकार कह रही है किसान को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक बाजार मिलेगा। किसान कह रहे हैं वो उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक बड़े कारोबारी अपना भंडारण करेंगे, किसानों से उनकी फसल खरीदेंगे, उनकी ज़रूरत के हिसाब से जैसी ज़रूरत होगी
कीमत अपने हिसाब से निर्धारित करके फसल खरीदेंगे, भंडारण करेंगे और महंगी कीमत पर बेचेंगे। तो किसान वहीं का वहीं रहा, खतरे और बढ़ गए, मंडी खत्म होने का खतरा, एमएसपी का डर। यह किसान की बात है। तो सवाल उठता है, कानून आपने बनाया, एक प्रावधान आपने किया, अगर किया तो ये मांग है किसानों की कि उसमें एमएसपी दर्ज क्यों नहीं है। एमएसपी की गारंटी ट्विटर पर अगर ऐसे ले रहे हैं तो एमएसपी की गारंटी कानून में क्यों नहीं ले रहे। अब ये सवाल है, कुछ बातें जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस सरकार ने वायदे किए। अखबारों की हेडलाइन तो आप देखिए, जो प्रदर्शन होगा, जो तस्वीरें आएगी मैं लगा दूंगा। कांग्रेस इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रही है। विपक्ष के 18 दल हैं, कई मजदूर किसान मोर्चे के दल हैं जो देश भर में अलग अलग जगह, चक्का जाम, हरियाणा में, वेस्ट यूपी में कहा जा रहा है सबसे अधिक असर हो सकता है, ट्रैक्टर से प्रदर्शन करेंगे, रेलवे ट्रैक पर आएंगे। पंजाब में रेल रोको प्रदर्शन गुरुवार से ही शुरू कर दिया है किसानों ने, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए तमाम संगठन इसमें हैं, अलग अलग हिस्सों में। हो सकता है असर सबसे अधिक पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी और कुछ और इलाकों में हो, लेकिन जैसे होगा देखते हैं। लेकिन सवाल उठता है मोदी सरकार के वादे का। मोदी सरकार ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री मोदी का चर्चित बयान है जिसमें उन्होंने कहा था किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कर देंगे। अब जो विपक्ष के नेता हैं, जो कृषि के विशेषज्ञ हैं, जो किसानों की बात करते रहे, पी साईनाथ से लेकर योगेंद्र यादव से लेकर तमाम ऐसे किसान संगठन के लोग कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे तो किसानों के हित का सबसे बड़ा सवाल तो ये था, 1.5 साल बाद 2022 आ जाएगा तो दुगनी हो गई क्या, होगी क्या, कहां से दुगनी होगी, उसका बेंचमार्क क्या होगा, और उसका प्रावधान, उस तरह की कोशिशें, सरकार की मंशा कहां दिख रही है। और उसके बाद एमएसपी खत्म नहीं होगा ये बयान जरूर देते हैं, तो इन बयानों, इन आश्वासनों को, जैसा मैंने कहा, कानून में क्यों नहीं देते। उसके बाद एक बड़ी बात जो विपक्ष के लोग लगातार कह रहे हैं कि 2014 में बीजेपी ने वादा किया था घोषणा पत्र में कि सत्ता में आने के बाद स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें, खासकर एमएसपी तय करने के मामले, फॉर्मूले को लागू करेंगे। लेकिन कोर्ट में सरकार ने 2017 में हलफनामा देकर कहा यह मुमकिन नहीं है। और उसके बाद कई बयान मेरे पास हैं, मैं गूगल सर्च कर रहा था, उस समय के पूर्व जो पहले जो कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह से लेकर और गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर और मौजूदा कृषि मंत्री तक, समय समय पर सबके बयान हैं ये मुमकिन नहीं है, इससे विकृति आ जाएगी। तो मुमकिन नहीं है तो घोषणा पत्र में क्यों था? मुमकिन अगर नहीं है तो आपने कहा क्यों था कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे? और अगर मुमकिन नहीं था तो फिर घोषणा पत्र में दिया और अदालत में पलट गए। इसका मतलब आप चुनाव के समय कुछ कह देते हैं और जब लागू करने की बात आती है, जब अमल करने की बात आती है तो पलट जाते हैं। वैसे ही बहुत सारे वादे जैसे किए गए। तो ये सवाल लोग पूछ रहे हैं और उसी में किसानों का डर है कि ये जो कई 3 जो कानून बने हैं, अलग अलग कानूनों से अलग अलग तरह के किसानों के डर हैं। उन डर का कोई जवाब सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आता है। सरकार एक बात सिर्फ कहती है, विपक्ष भरमा रहा है, विपक्ष भटका रहा है, विपक्ष बरगला रहा है, और उसके बाद यही बयान कि एमएसपी जारी रहेगा। अब यही सवाल है कि कुछ अखबारों ने इस पर थोड़ी तल्खी नहीं कहूँ तो संपादकीय लिखा है, बाकी अखबार तो इसकी बात नहीं करते। जैसे भास्कर ने एक संपादकीय लिखा है और अखबार की भूमिका यहाँ थोड़ी होनी चाहिए कि सरकार को आईना दिखाएं। मैंने आपको 4 दिन पहले, शायद 3 दिन पहले 2 संपादकीय का जिक्र किया था। एक दैनिक जागरण का संपादकीय है जो विपक्ष के लिए कह रहा था एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार सिर्फ है वो विपक्ष के सांसद जिन्होंने विरोध किया, हंगामा किया। सरकार को क्लीन चिट, सरकार ने कोई गलत नहीं किया, जो उपसभापति ने किया कोई गलत नहीं किया। लेकिन उसी दिन हिंदू ने सवाल सरकार की नीति, सरकार के तरीके और उपसभापति के तरीके पर उठाए थे। आज भास्कर ने एक संपादकीय लिखा है इसी किसान के मुद्दे पर, और सवाल बार बार यही हो रहा है कि अगर आप इतना बड़ा कानून रिफॉर्म ला रहे थे, हो सकता है आपकी मंशा सही हो, मैं तो इसको सकारात्मक लेता हूं, हो सकता है इसके सकारात्मक नतीजे भी निकले, मैं ये भी मानने को तैयार हूं। लेकिन फिर जो स्टेक होल्डर होते हैं, जिसको कहते हैं कि जिनका फसल, जिनकी जमीन,
जिनकी जिंदगी, जिनका सब चीज खेती किसानी पर है, क्या उन संगठनों से, उस जमात से आपने रायशुमारी की? उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उनकी जरूरतें, उनकी शंकाएं, उनकी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की? सबसे बड़ा सवाल यही है इस सरकार की नीयत पर। आपने तय किया, आपने फैसला किया, आपने संसद में पेश किया, लोकसभा में आपका बहुमत था तो वहां कुछ हो नहीं सकता था, राज्यसभा में बहुमत नहीं था तो आपने एक दूसरा तरीका निकाला और शोर शराबे के बीच ध्वनि मत से उसको, विधेयक को कानून में तब्दील कर दिया। सवाल यहीं पर है कि आप सहमति से लोगों को, किसानों को, सबको कॉन्फिडेंस में आपने क्यों नहीं लिया? जिसकी जमीन है, जिसकी फसल है, जो फसल उगाएगा, जिसका डर है, जिसकी चिंता है। तो भास्कर ने आज लिखा है, सरकारी अक्खड़पन से किसान विरोध। और उसके बाद इस संपादकीय की तारीफ करूंगा, भास्कर के संपादकीय की, जिसमें लिखा है, पीएम ने कहा शंका निर्मूल है कि सरकारी खरीद सिस्टम जारी रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा एमएसपी कभी भी कानून का हिस्सा नहीं रहा, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका। यह शंका तो उसी छूट के बाद बनी। हाँ, तो उसी में है, इसके पहले कानून ने किसानों को मंडियों से बाहर जाने की छूट नहीं दी थी। कोई कृषि मंत्री से पूछे कि इसके पहले तो कानून ने भी किसानों को मंडियों से बाहर जाने की छूट नहीं दी थी। यही कह रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि पहले से एमएसपी कानून में नहीं था, तो पहले से ऐसा कानून भी नहीं था जिसकी आप बात कर रहे, उत्तर से दक्षिण तक जाए, मंडियों की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद छूट हो गई जहां फसल बेचो। तो ये सवाल भास्कर ने उठाए हैं। और उसके बाद भास्कर ने कहा है कि एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि 2005 से 2010 के काल में हुई थी। उस समय कानून बनाने का औचित्य इसलिए नहीं था क्योंकि किसानों को उन्मुक्त बाजार देने की योजना भी न तो भाजपाई काल में सोची गई, न गैर भाजपाई कालों में। और उसके बाद ऐसे में एमएसपी सिस्टम को इसी कानून का हिस्सा बना दें तो किसान का शक जाता रहेगा और सरकार की छवि बेहतर होगी। इसमें कोई राय नहीं कि तीनों कानूनों के सफल अनुपालन से कृषि को नया आयाम मिलेगा, लेकिन शंका की गुंजाइश क्यों, यही सवाल है। और अब कांग्रेस पर सवाल पूछते हुए बीजेपी के नेता कहते हैं, खुद प्रधानमंत्री का बयान है कि जिन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दबाए रखा वो आज सवाल उठा रहे हैं। तो ठीक है ना, उन्होंने दबाए रखा, जनता ने भी गर्दन दबाकर, टेटुआ दबाकर 2 बार बाहर कर दिया, एक बार 44 सीटें, एक बार 52 सीटें। तो आप तो कहकर आए प्रधानमंत्री जी, आप तो यही कह के आए कि आप स्वामीनाथन कमेटी के प्रस्तावों को, फॉर्मूले को लागू करेंगे। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने नहीं किया तो कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है? आप लागू करते, आपने नहीं किया। अब एमएसपी पर सवाल है और किसानों का विरोध है, और किसानों के विरोध और सवाल के बीच विराट कोहली के साथ प्रधानमंत्री का संवाद। जागरण ने, भास्कर ने, सारे अखबारों ने तस्वीर छापी है। एक किसी अखबार में मैंने हेडिंग ये भी देखा जिसमें विराट कोहली ने प्रधानमंत्री से पूछा, आप थकते क्यों नहीं? बहुत चर्चित सवाल है ये बहुचर्चित सवाल। एक बहुचर्चित रिपोर्टर ने भी, एंकर ने भी एक बार पूछा था प्रधानमंत्री से बातचीत में कि आप थकते क्यों नहीं? ये वैसे ही है, कुछ लेते क्यों नहीं है टाइप का। तो ये आज भास्कर ने छापा है। मोदी ने विराट कोहली से पूछा, क्या कप्तान के लिए भी यो टेस्ट जरूरी है? और ये फिट इंडिया मूवमेंट गुरुवार को था, 1 साल पूरा हुआ। उसी मौके पर पीएम ने खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज के साथ संवाद किया। हर अखबार में नीचे खबर छपी है। मोदी ने पूछा, दिल्ली के छोले भटूरे याद आते हैं? विराट बोले, फिटनेस के लिए बहुत कुछ बदला। तो यहाँ किसान सड़क पर हैं, पटरी पर हैं, शहर, गांव, देहात सब जगह चिंतित हैं, हंगामा कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर सरकार से कानून में उसे शामिल करने की मांग कर रहे हैं। और यहाँ मोदी जी विराट कोहली से संवाद कर रहे हैं। विराट कोहली भी कुछ बता रहे हैं, मैं फिट रहने के लिए सहजन के पराठे खाता हूँ। उसके बाद सवाल जवाब में ये भी आता है, प्रधानमंत्री मोदी से कहा जाता है कि आप थकते क्यों नहीं? ये हर अखबार में है। लेकिन टेलीग्राफ ने इसको कैसे छापा? टेलीग्राफ ने इस खबर को छापा है, उसकी हेडलाइन, पहली हेडलाइन यही है। हेडलाइन नीचे लगा रहा हूं, फार्म वार्म्स अप सो डज पीएम। फार्म वार्म्स अप सो डज पीएम, यह हेडलाइन है टेलीग्राफ की। और उसके बाद तस्वीर है, ऊपर किसानों का प्रदर्शन, एक बड़ी सी तस्वीर है। जो किसान रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करने के लिए पंजाब में थर्सडे को, गुरुवार को रेलवे ट्रैक की तरफ जाते हुए, और नीचे प्रधानमंत्री मोदी। ए वीडियो क्लिप पोस्टेड बाय मोदी शोज हिम इंटरेक्टिंग विथ कोहली, कोहली से बातचीत करते हुए 2 तस्वीरों के साथ टेलीग्राफ ने छापा है कि फार्मर्स क्या चाहते हैं और प्रधानमंत्री कैसे वार्म अप हो रहे हैं। तो ये तरीका है टेलीग्राफ के
की खबर छापने का। अब उसके बाद किसानों को लेकर जो दिन भर होगा वो आप, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो खबर आपको नहीं दिखेगी कहीं भी चैनल पर शायद। और इसमें एक बुनियादी तौर पर एक सवाल है जो पी साईनाथ ने अपने लेखों में कहा है बार बार, उसको सिर्फ 3 लाइन उनके हवाले से बता देता हूं, इससे अंदाजा लगाइएगा कि दरअसल किसानों का डर और उनकी मुश्किल क्या है। पी साईनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया एमएसपी को खत्म नहीं होने देंगे और किसानों की कमाई 2022 तक दुगनी कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। इन आश्वासनों को एक बिल के द्वारा सुनिश्चित करने से उन्हें किसने रोका है? बाकी के 3 कृषि विधेयकों के विपरीत यह बिल बिना विरोध के पास हो जाता। तो यही सवाल, यही चिंताएं लगातार हैं। इस पर बहुत बातें हो चुकी, इसलिए मैं बाकी बात दूसरी खबरों की तरफ जाता हूं। अब दूसरी खबर क्या है दोस्त, और मोटे तौर पर हर अखबार में ये प्रमुखता से यह खबर छपी है। अब एक खबर जो यूपी से है, जरूरी खबर, वो भी कई अखबारों की सुर्खियां हैं। वो खबर है योगी आदित्यनाथ का एक फैसला। फैसला क्या है बताता हूं और उसके बाद खबर पर आता हूं। ये खबर है अमर उजाला की। योगी आदित्यनाथ ने दरअसल ये फैसला किया है, ऐलान किया है कहें, कि उत्तर प्रदेश में चौराहों पर दुष्कर्मियों और सोहदों के पोस्टर लगेंगे। जो लोग महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, महिलाओं के साथ यौन अत्याचार करते हैं, यौन शोषण करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों के साथ, ऐसे लोगों के पोस्टर चौराहों पर लगेंगे। ये योगी सरकार का नया ऐलान है। और योगी सरकार ने, खुद योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गृह और पुलिस विभाग के आला अफसरों को यह निर्देश दिए और साथ में कहा ऐसे अपराधियों के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर प्रभावी अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। ठीक है, अब ये हेडलाइन है अखबारों की और उसके बाद बताता हूं कि पोस्टर इनके लगाने का क्या मकसद है और क्या पहले जिन्होंने किया उनके साथ सरकार ने और योगी जी का क्या रवैया रहा। जो घोषित तौर पर बलात्कारी रहे उन्हें सरकार ने बचाने की क्या कोशिश की, और जिन लोगों ने उन्हें बचाया, जिन अधिकारियों ने, जो नाकारे नालायक ऐसे अधिकारी, उनका पोस्टर लगेगा क्या? कुलदीप सेंगर का पोस्टर लगेगा क्या? शुरुआत थोड़ा बैकडेट में करना चाहिए। लेकिन चलिए, अखबार की हेडलाइन है यूपी में चौराहों पर लगेंगे दुष्कर्मियों के, शोधों के पोस्टर। पहले पन्ने पर छपा है, ये देखिए पहले पन्ने पर है। योगी बोले दुराचारियों के पोस्टर चौराहों पर लगेंगे, ऑपरेशन दुराचारी चलाने के निर्देश दिए और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को महिला पुलिसकर्मियों से दंडित कराया जाएगा। पुलिस अपराधियों की पैरवी करने वालों के नाम उजागर करेंगे। सही है, सुनने में अच्छा लगा कि योगी जी ने कहा कि जो दुराचारी हैं, जिन्होंने महिलाओं के साथ, लड़कियों के खिलाफ जो अपराध करेंगे, उनके पोस्टर चौराहे पर लगेंगे। हर अखबार में छपी है। और साथ में ये कहा, इसका नाम कहा गया ऑपरेशन दुराचारी होगा। ये ऑपरेशन दुराचारी चलाया जाए सूबे में और महिला पुलिसकर्मियों से उन्हें दंडित कराया जाए और पुलिसकर्मी ऐसे अपराधियों की पैरवी करने वाले जो पैरवी करेंगे उनके नाम उजागर होंगे। अब सवाल उठता है, पोस्टर लगाने का योगी सरकार को बहुत शौक है। पोस्टर लगे थे सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए थे उस दौरान भी बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगा दी गई। उसमें कौन निर्दोष था, कौन बेकसूर था, किसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, उस पर बहुत विवाद हो चुका है। लेकिन मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूं आपको। यूपी में 3 साल पहले 2017 में बलात्कार की एक गैंग रेप की घटना हुई थी और वो ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाया। आरोपी कौन थे? माननीय, परम आदरणीय बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। और कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने की कोशिशें किसने की? आरोप लगे योगी सरकार पर, योगी सरकार की पुलिस पर, बीजेपी के तमाम नेताओं पर। यहां तक कि 2019 के चुनाव के पहले कुलदीप सिंह सेंगर से जेल में मिलने साक्षी महाराज खुद गए थे, आशीर्वाद लेने महाराज जी जेल में गए थे और जेल के दरवाजे के बाहर गए थे जहां मिले, जैसे मिले, उस समय की बहुत कहानियां। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में यूपी की 3 महिला अधिकारी, आईपीएस और आईएएस अधिकारी जो उन्नाव में पोस्टेड रही हैं, उस वक्त जिस समय कुलदीप सिंह सेंगर पर पीड़िता ने आरोप लगाए, उन 3 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने विभागीय कार्रवाई के आदेश की सिफारिश की है कि इनकी लापरवाही थी, इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो। अभी तक कोई जानकारी नहीं है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई कि नहीं। क्या उनके भी पोस्टर लगने चाहिए?
उन्नाव की डीएम रही अदिति सिंह, 2009 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। जनवरी 2017 से अक्टूबर 2017 तक डीएम थी जब दुष्कर्म हुआ। 2006 बैच की आईपीएस पुष्पांजलि सिंह 27 अक्टूबर 17 से 2018 तक एसपी रहीं। 2009 बैच की आईपीएस नेहा पांडे फरवरी 2016 से अक्टूबर 2017 तक एसपी रहीं। यूपी के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में सीबीआई ने इन सबको लापरवाही का दोषी माना और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की। और उसके अलावा सेंगर पर जिस पीड़िता ने आरोप लगाया उसके साथ क्या हुआ, महीनों तक उसका मामला दर्ज करने में पुलिस की नाकामी, लापरवाही और पुलिस का जो तरीका और रवैया था, और उसके बाद सेंगर को गिरफ्तार करने में जो पुलिस की लापरवाही, सेंगर को बचाने की कोशिशें, और उसके बाद उस पीड़िता को जब वो अपने परिवार के साथ, रिश्तेदार के साथ, वकील के साथ जा रही थी, एक हादसे का शिकार बनाया गया जिसमें उसके 2 परिवार के लोगों की मौत मौके पर हो गई। पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत में गलत तरीके से मार दिया गया, पीट कर आर्म्स एक्ट पर में पकड़ा गया और पीटा गया। सीबीआई ने इन सारे मामलों में सेंगर के लोग, इन सब के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट है। और सेंगर साहब बीजेपी में लंबे समय तक बने रहे। जब तक बहुत हंगामा नहीं मचा तब तक उन्हें बीजेपी से निकाला नहीं गया, क्योंकि सरकार का मानना था कि उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा ऐसे कोई सबूत नहीं थे। ये यूपी सरकार का है। तो इन सब के भी पोस्टर जरा लगने चाहिए, सेंगर साहब के, उन्हें बचाने वाले पुलिस अधिकारियों के, ये डीएमएसपी रहे लोगों के। और उसके बाद लंबा इतिहास है बीते 3 सालों में बलात्कार की घटनाएं, रेप की घटनाओं से लेकर पुलिस की लापरवाहियों के, उन सब के भी पोस्टर लगने चाहिए। अभी महोबा में एक एसपी को सस्पेंड किया गया, वो वसूली में शामिल थे, पैसे वसूल रहे थे, जिससे पैसे मांग रहे थे उसने वीडियो जारी किया और उसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी घटनाएं हो रही है यूपी में। तो ये पोस्टर लगाने और इस तरह के ऑपरेशन दुराचार और एंटी रोमियो स्क्वाड, इसमें कहानी कुछ और नज़र आती है। ये पब्लिसिटी का बितंडा ज़रूर है, लेकिन क्या इससे कानून व्यवस्था मुकम्मल तौर पर पटरी पर आएगी, सवाल ये है। और उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी पोस्टर से शुरू करेंगे और ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जिनकी वजह से कानून व्यवस्था का ये बुरा हाल है। तो ये खबर है। उसके बाद दोस्तों एक खबर यूपीएससी को लेकर है, वो आप लोगों के मतलब की, कुछ लोगों की मतलब की हो सकती है, जो यूपीएससी को लेकर जिन लोगों ने तैयारी की है। यूपीएससी को लेकर एक खबर है कि जैसे पहले एनईटी और जेई के इम्तिहान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि परीक्षा टाली जाए, वैसे नवभारत टाइम्स में खबर है कि यूपीएससी परीक्षा होगी या नहीं 28 को कोर्ट सुनवाई करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच में ये मामला है। बेंच ने सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने को कहा है। इसमें यही है कि याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोरोना का मामला चूंकि फैला हुआ है, इसलिए 4 अक्टूबर को जो प्रस्तावित सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स है, उसको टाला जाए। और कैसे इसमें एग्ज़ाम हो सकता है, इस तरह के कुछ खतरे बताए गए हैं। करीब 6 लाख स्टूडेंट्स इस तरह के इस परीक्षा में बैठते हैं और वो खतरे में होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। देखना है कि इस मामले में क्या होता है। एक जासूसी कांड को लेकर कई जगह खबरें छपी है कुछ अखबारों में। जासूसी कांड कौन? वही राजीव शर्मा पत्रकार जो गिरफ्तार हैं। उन पर आरोप है कि वो चीन के लिए जासूसी कर रहे थे, बदले में उनको 1.5 साल में 40 लाख मिले। ग्लोबल टाइम्स में कॉलम लिखते थे। कहा गया कि उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट था, जो डॉक्यूमेंट वो चीन को दे रहे थे या चीन को डॉक्यूमेंट भेजते थे, वो संवेदनशील डॉक्यूमेंट था, रक्षा से जुड़ा, चीन से जुड़ा और कुछ जानकारियाँ। और उनके साथ एक चीनी महिला और एक नेपाली शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस केस में बहुत तरह की बातें कही जा रही है। पहली बात कि ये जो राजीव शर्मा हैं या थे, पत्रकार थे, अभी जेल में हैं। राजीव शर्मा NSA अजीत डोभाल के बहुत करीबी रहे, बहुत करीबी, इतने करीबी, और उस करीबी होने का बखान वो सालों साल करते रहे। तो क्या ऐसी बात हुई कि राजीव शर्मा का इतना रिश्ता खराब हुआ? राजीव शर्मा विवेकानंद फाउंडेशन के कंट्रीब्यूटर रहे, वही फाउंडेशन जिसके फाउंडर अजीत डोभाल रहे।
विवेकानंद फाउंडेशन से रिश्ता था। अब इसमें कहा गया उस केस में कि एफआईआर सेंसिटिव है लेकिन स्केची है। ये कोर्ट ने कहा है कि इसमें कुछ जानकारियां बहुत स्केची है, स्केची मतलब सतही है, और एफआईआर पर कुछ सवाल कोर्ट ने उठाए हैं। अब देखना है कि इस मामले में क्या होता है। और इस सवाल इस पर ऐसे भी हैं कि जो राजीव शर्मा सत्ता में बैठे लोगों के करीबी माने जाते हैं, कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह पर वो किताब लिख रहे थे, उनके घर से ऐसे पन्ने ऐसे कागज मिले तो अमित शाह पर किताब लिख रहे थे। कहा गया अजीत डोभाल पर बहुत लिख चुके हैं, अजीत डोभाल से सैकड़ों बार अपनी मुलाकातों का जिक्र उन्होंने कई लेखों में किया है। एक लंबा इंटरव्यू में उनका देख रहा था किसी वेबसाइट पर, और उसके बाद वही चीन के लिए जासूसी कर रहे थे। तो उनकी नज़दीकियों की कहानी सत्ता के खेमे से ही आ रही है। लेकिन अब उनके बारे में एक सवाल, एक मोहन भागवत को लेकर एक दिलचस्प खबर है, सिंगल कॉलम है वैसे तो जागरण में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 9 पर है, इसको समझिएगा। कई बार सिंगल कॉलम की खबर के बीच भी कुछ छिपी होती है कुछ चीज़ें। जागरण ने छापी है, भागवत ने बंगाल में संघ के विस्तार को लेकर दिशा निर्देश दिए। सिंगल कॉलम है यहाँ पे, बंगाल में संघ का विस्तार, मोहन भागवत ने दिशा निर्देश दिए। बंगाल में क्यों विस्तार? चुनाव होना है, बीजेपी की कोशिशें, मुहिम, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण सब कुछ परवान चढ़ रही है। लोकसभा चुनाव के वक्त देखा, अब विधानसभा चुनाव में तैयारियां तेज होगी, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश अभी ये होने वाली है कि कैसे बंगाल फतह हो, बंगाल पर कब्जा हो, और ये बिना आरएसएस के मुमकिन नहीं है। तो आरएसएस ने मोहन भागवत साहब एक साल में चौथी बार कोलकाता के दौरे पर पहुंचे। संघ प्रमुख ने दूसरे दिन गुरुवार को संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और संघ के संगठन के विस्तार के बारे में चर्चा करके नब्ज टटोली। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, संघ वहां अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गया है। एक ये खबर है। दूसरी एक खबर है, कई जगह छपी है, राजद से अलग हुई रालोसपा, आरएलएसपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जो महागठबंधन में चुनाव के ऐलान से पहले, चुनाव का ऐलान आज हो रहा है, ऐलान से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव को अपना नेता नहीं मानेंगे, राजद अपने नेतृत्व को बदल दे तभी उनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल होगी। तो अब ये देखा जा सकता है कि इनका इरादा इशारा क्या है, क्योंकि एक जगह दो जगह ये भी बात हो रही है कि कहीं एनडीए के करीब तो नहीं आ रहे हैं, और एनडीए 1 में मंत्री भी थे, बाद में अलग हुए। तो ये खबर है। इस तरह की छिटपुट और खबरें और बाकी जिसका जिक्र मैंने नहीं किया वो आप चैनलों पर लगातार देखेंगे। वो खबर है नशा, हीरोइन और हीरोइन, उन सब से जुड़ी खबरें दिन भर। भास्कर ने लीड उसी को बनाया। शर्लिन का दावा, आईपीएल की पार्टी में क्रिकेटर्स की पत्नियों को ड्रग लेते देखा गया। तो ये खबर आप चैनल पर लगातार देख रहे होंगे, इसलिए इस पर मुझे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। चैनलों के लिए देश की सबसे बड़ी खबर अभी यही है और आखिर तक रहेगी, जब तक इसमें तरह तरह के खुलासे घूम घूम कर होते रहेंगे। देखना यह है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन 15-20 लोगों ने, फिल्म सितारे, अभिनेत्री, सिंगर, निर्माता, निर्देशक, जिन लोगों ने मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं अलग अलग मौक़ों पर, और जिनकी निकटता बीजेपी के नेता, बीजेपी के विचार से हैं, क्या उन तक भी आँच आएगी? या वो सब सिर्फ तुलसी का काढ़ा पीते हैं, वो सब ड्रग नहीं लेते हैं? ये सब सवाल हैं। तो क्या ये चिन्हित करके किसी को टारगेट किया जा रहा है? लेकिन ये सारे सवाल चैनल से गायब हैं। उनको लग रहा है कि बस दीपिका पादुकोण पाकिस्तान के इशारे पर दाऊद के साथ साठगांठ करके, आईएसआई के साथ साठगांठ करके पूरा एकदम कंटेनर से ड्रग मंगाती थी, खुद भी पीती थी 5 किलो रोज और 100 किलो रोज बांटती भी थी। इसी तरह से चैनल पर खबरें चल रही है। एक खबर है, हार्ले डेविडसन ने भारत में बंद किया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। हार्ले डेविडसन एक बाइक है, 5, 6, 7, 8 लाख 12 लाख तक की बाइक होती है। उसने प्लांट बंद कर दिया। कारोबार और जो कंपनियां बंद की हैं उसमें 3-4 साल में जनरल मोटर्स, फिएट, स्कोनिया और इस तरह के कुछ कंपनी हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी, जिन्होंने बंद किया भारत में कारोबार। तो मोटे तौर पर यही सब खबर है दोस्तों। और एक राजदीप सरदेसाई का लेख है, कोविड ही नहीं, हवा में नफरत भी तेज़ी से फैल रही है, और उसमें उन्होंने कुछ जानकारियों का जिक्र किया है कि कैसे देश में नफरत का माहौल बन रहा है। नागेश्वर राव
जो एक पुलिस अफसर हैं, उनकी एक पोस्ट का जिक्र किया, जिसका जिक्र करके मैंने एक वीडियो पहले बनाया जब उन्होंने स्वामी अग्निवेश के बारे में लिखा था कि अच्छा हुआ आपसे छुटकारा मिला जब अग्निवेश की मौत हुई थी। बीच में ये बता दूं कि अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो फेसबुक पर ज़रूर आएंगे, फेसबुक पर कुछ वीडियो अलग से भी डालता हूं, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो यूट्यूब पर ज़रूर आएंगे क्योंकि वहाँ भी कुछ अलग वीडियो डालता हूँ। तो ये है खबरें दोस्तों। और उसके बाद अब मेरी भी नज़र आज होगी दो चीज़ों पर, किसान के आंदोलन पर और दूसरी बिहार चुनाव के ऐलान के साथ कि बिहार में क्या होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ गुप्तेश्वर पांडे से बात करने की, हो सकता है उनका एक इंटरव्यू करूँगा तो वो भी इंटरव्यू मैं अपलोड करूँगा और आप देख पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स ने अंदर एक पूरा छापा है कि किस किस इलाके में किसानों के प्रोटेस्ट तेज हो सकते हैं, इसकी संभावना हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।